नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जापान का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर है, यानी कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें आपको प्रमुख देशों के संविधान पढ़ने हैं। तो उसमें अपन जापान का संविधान पढ़ रहे थे। तो आज अपन जापान के संविधान में जो वहां का मंत्रिमंडल है, यानी कैबिनेट है और प्रधानमंत्री है, उसके बारे में कर रहे हैं आज। तो साथियों, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो जापान का मंत्रिमंडल है या वहां का कैबिनेट है, तो इससे पहले अपन ने भारत का जो संविधान पढ़ा, तो भारत के संविधान में भी मैंने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो चैप्टर पढ़ाया, कैबिनेट मंत्री पढ़ाए। तो जो भारत का संविधान है, भारत की जो मंत्रिपरिषद है वो कार्य करती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार जो जापान का मंत्रिमंडल कार्य करता है। बहुत ही बारीक डिफरेंस है, बाकी इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख नेता होता है, उसी प्रकार जो है जापान में प्रधानमंत्री का पद है, यानी कि वहां भी जो प्रधानमंत्री है जापान में, तो वो भी जिस प्रकार से भारत में जो प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाता है, उसी प्रकार भूमिका जापान में प्रधानमंत्री निभाता है। तो यानी कि जो भारत में मंत्रिपरिषद कार्य करती है, प्रधानमंत्री के कार्यों में वो सहयोग करती है, सम्राट यानी कि राष्ट्रपति के कार्यों में वो सहयोग करते हैं, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। तो यहाँ वो चीज नहीं है, यानी कि सिर्फ प्रधानमंत्री सलाह करता है, वहां का सम्राट मंत्रिपरिषद से वो सलाह नहीं करता। यानी कि कैबिनेट की भूमिका जापान का संविधान पढ़ते, तो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल की भूमिका यहाँ ज्यादा है। तो अपन पढ़ते हैं कैबिनेट क्या कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री का क्या कार्य है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जापानी कैबिनेट का जो संगठन है वो किस प्रकार से है, उसका कार्यकाल क्या है, जापान में जो संगठन है, यानी कि। तो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि जो जापानी कैबिनेट का संगठन है वो किस प्रकार से है, जापानी कैबिनेट का जो कार्यकाल है वो कितना है, कैबिनेट की कार्यप्रणाली के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है, कैबिनेट की शक्तियां कार्यों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ जापानी कैबिनेट का संगठन देखते हैं, उसका संगठन किस प्रकार से है। तो सबसे पहले संविधान का जो 5वां अध्याय अथवा मंत्रिपरिषद से संबंधित, यानी कि जो संविधान का जो अध्याय है वो 5वां, यानी कि जापान का संविधान का 5वां अध्याय है, वो वहां के मंत्रिमंडल से संबंधित है। देश की संपूर्ण शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी, यानी कि देश की जो शासन व्यवस्था का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा है वो मंत्रिपरिषद में निहित होना बताया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथा इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून द्वारा निर्धारित उपबंधों के अनुसार होगी, यानी कि वहां का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जिस प्रकार से भारत में प्रोसेस है, यानी कि यहाँ भी भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो भारत में जो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार जापान में के संविधान में भी यही व्यवस्था की वहां की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, वहां का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रीगण असैनिक नागरिक होनी चाहिए, यानी कि जो प्रधानमंत्री है और उसके जो मंत्री हैं वो असैनिक नागरिक होनी, यानी कि सेना के नागरिक वो नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद अपने समस्त प्रशासकीय कार्य के लिए डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि जो जापान की जो मंत्रिपरिषद है वो अपने सामूहिक कार्यों के लिए डाइट के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि डाइट जो है मैंने पहले बताया कि डाइट वहां की संसद का नाम है। जिस प्रकार भारत की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार जापान में जो है वहां के मंत्रीगण है, मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होंगे। डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से प्रधानमंत्री के नामांकन के कार्य को डाइट सर्वप्रथम संपादित करेगी, यानी कि वहां का जो प्रधानमंत्री है वो डाइट के सदस्यों से ही चुना जाता है। इसी प्रकार जो भारत के में प्रधानमंत्री का जो पद है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करता है, यानी कि राज्य के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। भारत के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की अधिकांश संख्या डाइट के सदस्यों में से ही होगी, यानी कि जो मंत्री होंगे उनकी जो सदस्य संख्या है वो डाइट के सदस्यों में से ही होगी, यानी
अनुसार मंत्रियों को बचत करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है अपने जो अनुसार जो है मंत्रियों को उनके पद से भी हटा सकता है। उसी प्रकार भारत में भी जो है प्रधानमंत्री किसी भी जो मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। व्यवस्थापिका सभा बाहर से भी मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। मंत्रियों की संख्या का आधार अथवा कोई निश्चित संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि जापान के संविधान में अगर मंत्री परिषद के संबंध में बात करें तो मंत्रियों की जो संख्या है वो कितनी होगी ये वहां के संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि भारत के संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की जो है सदस्य संख्या वो 15% निश्चित की गई है, यानी कि जो सदन होगा उसकी 15% तक निश्चित की गई, जबकि जापान के संविधान में ऐसा नहीं है। वह समय समय पर कानून के अनुसार बदलती रहती है, प्राय संख्या 16 से 20 रहती है, यानी कि मंत्री परिषद की संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि कानून के अनुसार वो समय समय के अनुसार बदलती रहती है। तो इस प्रकार जो जापान के जो मंत्री परिषद का संगठन होता है, यानी कि जो मंत्रीगण होंगे मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे उनकी संख्या निश्चित नहीं है, और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। नंबर 2 बात करते हैं जापानी कैबिनेट का कार्यकाल, यानी जापान के कैबिनेट का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं किया गया है, यानी जब तक प्रधानमंत्री पद पर है तब तक उसका कार्यकाल चलता रहता है। जापान की कैबिनेट की कोई निश्चित अवधि नहीं है, वह डाइट के निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सदन के बहुमत के समर्थक तक अपने पद पर बनी रह सकती है, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री को निचले सदन में बहुमत प्राप्त है तब तक यानी कि उसका जो कार्यकाल है वो चलता रहता है। जिस प्रकार भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पाई जाती है। निचले सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देता है तो कैबिनेट को 10 दिन के भीतर या तो स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए तो प्रतिनिधि सदन को भंग कर देना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है, उसी प्रकार जो है यहाँ जो निचला सदन है प्रतिनिधि सदन, तो उसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उनके विरुद्ध तो उनको या तो 10 दिन के भीतर इस्तीफा दे देना चाहिए या उस सदन को भंग कर दिया जाना चाहिए एवं देश में दोबारा निर्वाचन करवाया जाना चाहिए। जब कैबिनेट को त्याग पत्र देना होता है तो वह दोनों सदनों के अध्यक्षों को इस बात को लेकर सूचना देती है, यानी कि कैबिनेट अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो जो दोनों सदन है सभा सदन और प्रतिनिधि सदन डाइट के, तो उन दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनको वह सूचना देंगे। यह सूचना प्राप्त होने पर डाइट नए प्रधानमंत्री को छांटने का कार्य आरंभ करती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा डाइट के दोनों सदनों में से ही चुना जाएगा और नए प्रधानमंत्री की जो है खोजबीन शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है जापानी कैबिनेट का कार्यकाल होता है। नंबर 3 की बात करते हैं कैबिनेट की कार्यप्रणाली, यानी कि वहां की जो कैबिनेट है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है। तो ये अपन ने पढ़ा कि वहां का जो कैबिनेट का जो प्रमुख अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी सरकार का केंद्रीय कार्यालय होता है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो जैसे भारत में होता है प्रधानमंत्री का कार्यालय जैसे सचिवालय एक तरह से कहा जाए, प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस होता है, उसी प्रकार जो है जापान के संविधान में भी प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार का केंद्रीय कार्यालय होता है। इस कार्यालय का मुख्य संचालन कैबिनेट सचिवालय का निर्देशक होता है, इसकी सहायता के लिए उप निर्देशक भी होते हैं। सचिवालय कैबिनेट की सभाओं का कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिस प्रकार भारत में जो सचिवालय है उसको ही कैबिनेट की बैठकों का खाका तैयार करता है, आवश्यक प्रपत्र तैयार करता है एवं अन्य मामलों का प्रबंध करता है। तो ये जो कार्य करेगा वहां का सचिवालय, सरकार भारत में सचिवालय कार्य करता है। कैबिनेट की बैठकें साधारणतः सप्ताह में 2 बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सरकारी भवन में होगी, यानी कि कैबिनेट की जो मीटिंग होगी बैठकें होंगी वो सप्ताह में 2 बार होना जरूरी है और वो प्रधानमंत्री आवास पर ही होंगी। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री सभापतित्व करता है, यानी कि अगर सभा की बैठकों में प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है तो वहां का उप प्रधानमंत्री है जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कैबिनेट की बैठक के लिए कोई गणपूर्ति निश्चित नहीं है। कैबिनेट में के वाद विवाद गोपनीय होते हैं और कार्यवाही प्रकाशन नहीं की जाती, यानी कि जिस प्रकार भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि कैबिनेट
जब मीटिंग होती है तो गोपनीय होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का जो है वाद विवाद नहीं होता और वो जो बैठक होती है वो एक तरह से गोपनीय होती है। कैबिनेट मंत्रियों के अधीन उप मंत्री भी होते हैं और ये सरकारी अधिकारी होते हैं, क्योंकि उप मंत्री भी होते हैं तो वो सरकारी अधिकारी होते हैं। अब अपन बात करते हैं कैबिनेट की शक्तियां व कार्य, कैबिनेट को कौन कौन सी शक्तियां सौंपी गई हैं। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं कैबिनेट की शक्तियां व कार्य कौन कौन से हैं। कैबिनेट को शक्तियां एक तरह से जापान के संविधान में देखा जाए तो कैबिनेट ही सर्वेसर्वा है और जो प्रधानमंत्री है उसका अध्यक्ष होता है। सबसे पहले शक्ति की बात करें तो कानूनों को वफादारी से लागू करना, यानी कि जो कैबिनेट है वहां की वो सबसे ज्यादा सर्वेसर्वा है, तो कानूनों का जो क्रियान्वयन है इनको लागू करने का जो कार्य है वो वहां की कैबिनेट करती है। नंबर 2 है राज्य के कार्यों का संचालन करना। राज्य के कार्यों का संचालन वहां की मंत्रिमंडल और कैबिनेट के द्वारा होगा, ये दूसरी शक्ति उसको है। विदेशी मामलों का प्रबंध करना, यानी कि विदेशों के संबंध में क्या नीतियां होंगी वहां की कैबिनेट और प्रधानमंत्री तय करता है। नंबर 4 संधियां करना। इस हेतु यह डायट से पहले अनुमोदन या परिस्थिति के अनुसार बाद में अनुमोदन प्राप्त कर लेगा, यानी कि संधियों के संदर्भ में, यानी कि संधियां पहले होते हैं बाद में, तो लेकिन डायट के द्वारा जो है उन संधियों का अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो है वहां की जो कैबिनेट है मंत्रिपरिषद है वो कार्यों को करती है। कानून द्वारा निश्चित स्तर के अनुसार नागरिक सेवा का प्रबंध करना, बजट तैयार करना और उसको डाइट के समूह करने की बजट जो निर्माण का जो कार्य है वो वहां की कैबिनेट करेगी और उसको डाइट के समूह पेश करेगी। संविधान और कानून की धाराओं को लागू करने के आदेश जारी करना। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के आदेशों में यह दंडात्मक धाराएं तब तक शामिल नहीं कर सकता जब तक कि कानून द्वारा इसकी शक्तियां उसे सौंपी नहीं गई हो, यानी कि कानून की धाराओं को लागू करने का कार्य एक तरह से लागू करने के लिए आदेश जारी करना। मंत्रिमंडल के आदेशों में दंड विषय की धाराएं तब तक शामिल नहीं कर सकता तब तक कि कानून द्वारा की शक्तियां उसे न सौंपी, यानी कि कानून जो सर्वेसर्वा संस्था है तो जब तक इनको मंत्रिमंडल या कैबिनेट को नहीं सौंपी जाती तब तक उनको लागू करने का जो आदेश उनको नहीं दिया जा सकता। आम माफी, विशेष माफी, दंड परिवर्तन तथा स्थगित करने और अधिकारों की पुनः स्थापना के बारे में निर्णय करना, यानी कि ये अधिकार उसको सौंपा गया है। मंत्रिमंडल ही सभी विभागों की निगरानी करता है और गृह तथा वैदेशिक नीतियां निर्धारित करता है, यानी कि गृह और विदेश नीतियां जो है वहां का कैबिनेट स्तरीय तय करेगा। यदि निचले सदन को भंग कर दिया गया हो और किसी संकट की संभावना हो तो मंत्रिमंडल उस सदन की विशेष बैठक बुला सकता है, यानी कि एक सदन जब निचला सदन बंद कर दिया गया तो दूसरे सदन को ये पावर दिया जा सकता है। तो ये जो है कैबिनेट की एक तरह से शक्तियां और कार्य है वहां के। तो इसमें जापान में मंत्रिमंडल कैबिनेट में 4 बिंदु आपको यहाँ पढ़ने हैं। जापान कैबिनेट का संगठन आपको पढ़ना है, जापानी कैबिनेट का कार्यकाल आपको पढ़ना है, कैबिनेट की कार्यप्रणाली आपको पढ़नी है और कैबिनेट की शक्तियां व कार्य आपको पढ़ने हैं। अब अपन देखते हैं कि जापान का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले उसकी नियुक्ति और योग्यता के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, किस प्रकार वो कार्य करते उसकी कार्यप्रणाली यहाँ पर पढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर देखते हैं जो जापान का जो प्रधानमंत्री है सबसे पहले 2 बिंदुओं की और अपन फॉलो करते हैं। सबसे पहला बिंदु नियुक्ति एवं योग्यता और स्थिति एवं शक्ति, उसकी नियुक्ति है वो किस प्रकार से की जाएगी और उसकी स्थिति एवं शक्तियां किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नियुक्ति एवं योग्यता, यानी कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाएगी, यानी कि जो दोनों सदनों के द्वारा जो व्यक्ति उम्मीदवार है सम्राट पद के लिए जो योग्य व्यक्ति किया जिसका नामांकन प्रधानमंत्री के लिए किया गया जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है तो उसको जो है सम्राट है वो प्रधानमंत्री पद के लिए उसको नियुक्त करता है। तो सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट को व्यक्तिगत
इच्छा अथवा रुचि के अनुसार कार्य करने का कोई अवसर प्राप्त होना संभव नहीं है, यानी कि वो व्यक्तिगत इच्छा से जो है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते, यानी कि उसका अनुमोदन वो संसद यानी कि डाइट के द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री के लिए 2 योग्यताएं निश्चित की गई है। उसे डाइट का सदस्य होना चाहिए, उसे असैनिक होना चाहिए, यानी कि वो सैनिक नहीं होना चाहिए, और जो दूसरी योग्यता है कि उसको डाइट का सदस्य होना चाहिए। तो 2 योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री के बारे में, और जो नियुक्ति है उसको सम्राट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नंबर 2 अपन देखते हैं स्थिति एवं शक्तियां, यानी कि शक्तियों के संदर्भ में जो है जापान का प्रधानमंत्री वो एक तरह से सर्वे सर्वा है। संविधान ने समस्त कार्यकारिणी शक्ति कैबिनेट को प्रदान की है। प्रधानमंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, इस प्रकार प्रधानमंत्री कैबिनेट जैसी शक्तिशाली संस्था का नेता है, यानी कि जो शासन शक्तियां का जो प्रयोग कर रही है वहां कैबिनेट कर रही है, और उस कैबिनेट का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार वो एक तरह से सर्वे सर्वा शासक हुआ। प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष ही नहीं, डाइट का भी नेता है। डाइट बहुमत से प्रधानमंत्री चुनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर केवल सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति ही आसीन हो सकता है, यानी कि वो एक तरह से कैबिनेट का अध्यक्ष नहीं होता, डाइट का भी एक प्रसिद्ध नेता होता है, क्योंकि उसको डाइट के द्वारा ही चुना जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और भी सुदृढ़ कर दी गई है। कैबिनेट द्वारा दिए गए सभी आदेशों और विधियों पर संबंधित मंत्री के अतिरिक्त प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है, यानी कि जो भी आदेश और विधियां होंगी उस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होने जरूरी है। इस तरह से जो प्रधानमंत्री है वो सर्वे सर्वा शासक हो गए। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां अपन देखते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले शक्ति जो है मंत्रिमंडल से संबंधित शक्ति, यानी कि मंत्रिमंडल के संबंध में वो कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरी है दल से संबंधित। तीसरी सम्राट मंत्रिमंडल के बीच की योजित कड़ी का वो कार्य करता है। जिस प्रकार से भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, जैसे एक तरफ राष्ट्रपति होता है, एक तरफ मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद के लिए क्या निर्णय लिए हैं, क्या योजना है, तो उनकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है, या प्रधानमंत्री। उसी प्रकार जो है सम्राट और मंत्री परिषद के बीच की योजित कड़ी का जो कार्य करता है वो वहां का प्रधानमंत्री करता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित शक्ति। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सम्राट को केवल उनकी पुष्टि कर देता है, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ कौन करता है, प्रधानमंत्री। सम्राट के द्वारा उनकी सिर्फ पुष्टि उनकी की जाती है। प्रधानमंत्री ही उन मंत्रियों में काम का बंटवारा करता है, अर्थात विभागों का वितरण करता है। जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रपति मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है, उस प्रकार जो है प्रधानमंत्री वहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी विभागों की निगरानी करता है, यानी कि सरकार के जो सभी विभाग हैं उनकी निगरानी का कार्य प्रधानमंत्री करता है और उनमें समन्वय उत्पन्न करता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहयोग न करे या उनके आदेशों व निर्देशों का उल्लंघन करे तो प्रधानमंत्री उसको पद से हटा सकता है, यानी कि कोई मंत्री विभाग का कार्य सही नहीं कर रहा है या प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार वो कार्य सही नहीं कर रहा, तो प्रधानमंत्री उसको जो है पद से पदच्युत कर सकता है, यानी कि उसको पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, वह ही निश्चित करता है कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी और कहाँ होगी, क्या उससे क्या कार्यसूची अथवा विचार करने योग्य उसे, यानी कि उसकी जो कार्यसूची उसमें बैठक में क्या निर्णय लिया जाना है, क्या कार्य किया जाना है, कौन सी कार्यसूची तैयार की जाए, तो इस तरह का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं। मंत्रिमंडल की सामान्य नीति का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री ही करता है, यानी कि ये सब कार्य जो है मंत्रिमंडल से संबंधित जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है। अब नंबर दूसरी शक्ति अपन देखते हैं दल से संबंधित शक्तियां। प्रधानमंत्री शासन का प्रधान होने के अलावा बहुमत दल का नेता भी होता है। जिस प्रकार से भारत में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, उसे दल का प्रतीक माना जाता है। वो आम चुनाव प्राय उसी के व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर लड़ा जाते हैं, जिस प्रकार से अपने लोकसभा में चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व देखकर ही लोगों के द्वारा उसको वोट दिया जाता है। उसी प्रकार जापान में प्रधानमंत्री का एक तरह से व्यक्तित्व देखा जाता है और उसी के अनुसार वोट दिए जाते हैं। डाइट में बहुमत दल के समर्थन पर ही वह और उसका मंत्रिमंडल शासन की गृह विदेश नीति का सफलपूर्वक संचालन कर सकता है, यानी कि अगर उसको डाइट में यानी कि सदन में बहुमत प्राप्त होता है तो ही वह विदेश
विदेश नीति और गृह नीति का सफल संचालन कर पाते हैं। दलीय संगठन के कारण दल के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि अथवा बहुमत दल का वरिष्ठ नेता होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उसका सर्वोच्च स्थान होता है। जिस प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री का उसकी राजनीति में सर्वोच्च स्थान होता है, उसी प्रकार जापान के संदर्भ में भी जो जापानी प्रधानमंत्री होता है उसका सर्वोच्च स्थान होता है। दल का शीर्ष नेता होने के कारण प्रधानमंत्री अपने दल में एकता, अनुशासन तथा समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भाग लेता है। यानी दल में जो है एकता और समन्वय बनाने का कार्य भी वो करता है। नंबर 3 बात करते हैं सम्राट और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है। जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी है, उसी प्रकार जो जापान में सम्राट और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है। मंत्रिमंडल से संबंधित आवश्यक बातों को की सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री देता है। नंबर 4 बात करते हैं डाइट के नेता के रूप में उसकी भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री डाइट का मुख्यतः प्रतिनिधि सभा का नेता होता है। वह डाइट में महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम सुवक्ता में नीति का स्रोत है। शासन की शक्तियों से संबंधित अंतिम तथा महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री ही देता है। यानी कि जो शासन का एजेंडा है उसके बारे में जो जानकारी देता है वो प्रधानमंत्री ही देता है। डाइट के नेता होने के कारण वह विधियों के निर्माण, वार्षिक बजट की तैयारी, सदन की कार्यवाही तथा उसमें व्यवस्था बनाए रखने में पथ प्रदर्शन वो करता है। तो डाइट के नेता के रूप में उसकी भूमिका होती है। फिर नंबर 5वीं शक्ति की बात करते हैं नियुक्तियों के संदर्भ में। यानी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री को उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का व्यापक अधिकार प्राप्त है। यद्यपि वह इस संबंध में अन्य मंत्रियों से विचार विमर्श करता है, फिर भी उसके निर्णय अंतिम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि यानी कि विदेश नीति के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। वह विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस संबंध में उसके अंतिम तथा अधिकृत माने जाते हैं। और संकटकालीन अधिकार यानी कि संकटकालीन जो अधिकार है उन सबकी घोषणा प्रधानमंत्री करता है। जापान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में संकटकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल का प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री पर संकटकालीन स्थिति को संभालने संकटकालीन अधिकारों के प्रयोग का दायित्व है। यानी कि संकटकाल की जो स्थिति है उसका निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। तो ये जो है मंत्रिमंडल के संदर्भ में शक्ति बताई, दूसरी दल के नेता के रूप में शक्ति बताई, तीसरे सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी बताई, डाइट के नेता के रूप में नियुक्तियों के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के संबंध में और संकटकालीन स्थितियों के संदर्भ में उसकी क्या भूमिका और क्या शक्तियां ये सब मैंने बताई। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो ये वहां के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में योग्यता हो गई, उसकी स्थितियों शक्तियां हो गई। इसी प्रकार से जो है आपको परीक्षा में लिखना है। आगे वाले टॉपिक पर हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे साथियों। तब तक आप इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, इसका रिवीज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जो आपकी नोटबुक है उसे पढ़ते रहिए। और आगे अपन चर्चा करेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।